नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। हम लोग डिक्लाइन ऑफ मुगल इरा के बारे में पढ़ रहे हैं और आज उसका लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हम इसके पहले मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ा था और कैसे पता चला था कि मोहम्मद शाह को विद्वानों ने रंगीला की उपाधि दे दी थी और अंततः उसको हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस आक्रमणकारी नादिर शाह आक्रमण कर देता है। ठीक है, और यहाँ तक कि वो दिल्ली पर भी चढ़ाई कर देता है। ये भी चीज़ हमने पढ़ा। फिर नादिर शाह फारस जाता है और फारस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की भी मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद शाह रंगीला के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य यानी मुगल गद्दी पर अब अहमद शाह, उसका बेटा अहमद शाह गद्दी पर बैठता है और अहमद शाह लगभग 6 वर्षों तक मुगल सत्ता संभालता है। ठीक है, यानी 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक यह मुगल सत्ता को क्या करता है, संभालने वाला मुगल सम्राट रहता है। अब अगर इसके बारे में बात किया जाए अहमद शाह के बारे में, तो अहमद शाह फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र है। मोहम्मद शाह रंगीला एक प्रकार का अय्याश टाइप का व्यक्ति था। अय्याश होने की वजह से वह क्या करता है, साम्राज्य के पूरे खजानों को अपने अय्याशी में लुटा देता है। दूसरी बात, वो इतना अय्याश रहता है कि उसके दरबार में एक नर्तकी होती है यानी नाचने वाली होती है, वो उसके प्यार में आसक्त हो जाता है और उससे शादी कर लेता है और उसी महिला का पुत्र होता है ये अहमद शाह, अर्थात अहमद शाह एक नर्तकी का पुत्र होता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला की जो जीवन था वह जीवन कहा जाए एक रंगीन नुमा व्यतीत हो रहा था, जिस कारण मुगल जो साम्राज्य की धन दौलत थी वो बेशुमार धन दौलत अपने शौक़ों में उड़ा दिया था, अपने अय्याशीगिरी में उड़ा दिया था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके कारण अहमद शाह के काल में अहमद शाह को बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। ठीक है, अब कहा जाता है कि अहमद शाह के काल में अहमद शाह मुगल सत्ता जो थी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर व गरीब हो गई थी। अब कमज़ोर व गरीब होने की वजह से जो अहमद शाह है, इनको मुगल सत्ता तो चलानी है, साम्राज्य चलाना है। यहाँ तक कि अहमद शाह के शासनकाल में सैनिकों को वेतन तक नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण पहली बार मुगल सत्ता में सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। यह प्रश्न कई बार आता है कि किसके शासनकाल में मुगल सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो अहमद शाह के काल में, और क्यों किया था, तो वो अपने वेतन के लिए, क्योंकि इसके काल में वेतन सैनिकों को नहीं दिया जा रहा था। अब मुगल सत्ता इतनी गरीब हो गई थी कि मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए अहमद शाह के काल में शाही सामान अर्थात जो राज परिवार के बर्तन तक बेचने पड़े, मूर्तियां तक बेचनी पड़े। ठीक है, ये कहानी थी अहमद शाह। अब देखिए, अहमद शाह के समय में ही जब अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, 1748 में भारत पर आक्रमण करता है। पहली बार भारत पर अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो था इसी अहमद शाह के काल में हुआ था और वह दिल्ली पे नहीं किया था। यह अहमद शाह अब्दाली भारत पर पहली बार आक्रमण जो सिंध प्रांत थे वहाँ पर किया था। और आपको मैं बता दूं कि अहमद शाह अब्दाली ही अफगानी शासक था। इसने ही मराठों के साथ पानीपत के तृतीय युद्ध लड़ा था और जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। और पानीपत का जो युद्ध है, इतिहास में कहते हैं कि इतिहास में एक डायमेंशनल पीरियड के रूप में उभरा था। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है, जो तीसरे पेशवा थे बालाजी बाजीराव, ठीक है, ये हार जाते हैं और हारने के बाद वो अपमान का घूंट पीते हैं और अंततः वो भी बेचारा सुसाइड कर लेता बालाजी बाजीराव। ठीक है, कहा जाता है कि अहमद शाह के जब पानीपत का युद्ध लड़ा था
तो इस पानीपत के युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा जो फायदा उठाया था वह सिख साम्राज्य ने उठाया था। ठीक है, इसी के बाद 1761 के बाद आप देखेंगे कि सिखों का उदय होता है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद निम्न में से कौन सा साम्राज्य जो होता है फलता है, फूलता है, यानी आगे बढ़ता है, तो आप बताएंगे सिख साम्राज्य। ठीक है, आप लोगों से मैं बता दूं कि जो 1761 का यानी 1760 का पीरियड है, यह पीरियड इतिहास में एक डायमेंशनल पीरियड है। देखिए 1760 के आसपास 1757 प्लासी, 1760 बॉडीवास, 1761 आपका पानीपत का तृतीय युद्ध, 1764 बक्सर, ये मतलब डायमेंशनल ये था। ठीक है ना, 1760 के आसपास का। अब आगे आते हैं अहमद शाह के बारे में ही। ठीक है, अब देखिए अवध के नवाब होते हैं सफदरजंग। ठीक है, सफदरजंग को अहमद शाह क्या करता है, अवध के नवाब तो रहते ही हैं, ये अपना वजीर नियुक्त कर देता है। वजीर नियुक्त करने के बाद सफदरजंग को इलाहाबाद का सूबा दे देता है। आपको मैंने बताया भी था सूबा क्या कहते हैं। ठीक है, एक प्रांत होता है, प्रांत को उस समय मुगल काल में सूबा कहा जाता था, सूबा दे देता है। अब सफदरजंग ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नवाब वजीर भी कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न आता है, जब आप यूपी स्पेशल के रूप में पढ़िए तो नवाब वजीर नाम आता है, आप इतिहास पढ़िए तभी पूछा जाता है। ये कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अब देखिए अहमद शाह के काल में ही एक हिजड़ा होता है जिसका नाम है जाबिद खां। जाबिद खां और अहमद शाह की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। तो अहमद शाह ने क्या किया, जाबिद खां को मुगल साम्राज्य का एक नेता के रूप में बना दिया। ये बातें सफदरजंग को अच्छा नहीं लगा और सफदरजंग ने क्या किया, जाबिद खां की हत्या करा दी। ठीक है, जब जाबिद खां की सफदरजंग ने हत्या करा दी, इस बात से अहमद शाह बहुत ही ज़्यादा नाराज हुआ और नाराज होने के बाद क्या करता है, सफदरजंग को वजीर पद से हटा देता है। अब सफदरजंग क्या है, वजीर नहीं रहे। ठीक है, अहमद शाह क्या करता है, इमादुल मुल्क को अपना वजीर बनाता है। और इमादुल मुल्क भी कहा जाए इतिहास चेंज करने वाला व्यक्ति था। ठीक है, ये बहुत ही ताकतवर, इससे मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे वो लोग इसे कांपते थे। अब जो इमादुल मुल्क था, इसे गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इमादुल मुल्क ने फाइनली अहमद शाह को गद्दी से हटाता है और हटाने के बाद अहमद शाह को अंधा बना देता है और जेल में डाल देता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठाता है। ठीक है, इमादुल मुल्क। अब आलमगीर द्वितीय को ये मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठाता है, तो आलमगीर के बारे में कहा जाता है कि ये 4 साल तक मुगल सत्ता को संभाले थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, अहमद शाह के काल में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन आलमगीर द्वितीय के शासन काल में अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, दिल्ली पर तक चढ़ाई कर दिया था। तो ये प्रश्न आता है कि किसके काल में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर चढ़ाई किया था, तो आलमगीर द्वितीय के काल में। बात समझ रहे हैं। अब देखिए 1754 से लेके 1758 की पीरियड है। तो आलमगीर द्वितीय ही जब मुगल सत्ता में थे, तो इन्हीं के समय में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। युद्ध क्या करता है, पूरा का पूरा इतिहास ही चेंज कर देता है। ठीक है, तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मुगल सम्राट कौन था, तो यही आलमगीर द्वितीय था। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्लासी के बारे में भी। तो जो प्लासी का युद्ध होता है, यह युद्ध 1757 में होता है। बंगाल के नवाब होते हैं सिराजुद्दौला। ठीक है, ये सिराजुद्दौला आपको पता है कि अंग्रेजों पर नकेल कसते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है राबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेजी सेनापति है। अब क्या होता है, आपको पता होगा कि जब कर्नाटक का युद्ध हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय एक कलर के रूप में आया था, और इसके सूझबूझ के कारण ही कर्नाटक की युद्ध अंग्रेज जीतते हैं।
तो रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के लिए भेजा जाता है कलकत्ता इसी के समय। और ये क्या करता है, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर से मीटिंग करता है। मीटिंग करने में कई लोग रहते हैं, बाद में आगे हम पढ़ेंगे। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, मीर जाफर से समझौता करता है, कहता है कि तुम यार सेनापति हो, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम क्या करोगे, सिराजुद्दौला को पद से हटाओ और तुम नवाब बन जाओ और इसमें हम तुम्हारा सहयोग देंगे। मीर जाफर इस बात से मान जाता है और अंग्रेजों से हाथ मिला लेता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जब हम क्या करेंगे, पलासी पर चढ़ाई करेंगे ना, तुम अपनी सेना को आज्ञा मत देना और हम क्या करेंगे, सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित कर देंगे और तुम नवाब बन जाना। बात ये मान जाता है, ठीक है। ये होती है पलासी की। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा अब आलमगीर द्वितीय पर। जो इमादुल मुल्क है ना, ये क्या करता है, आलमगीर द्वितीय की भी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद कामबख्श का जो पौत्र होता है, ठीक है, पौत्र मतलब होता है ग्रैंडसन, मही उल मिल्लत, इसको शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर यह बैठाता है। अब मही उल मिल्लत शाहजहां तृतीय के नाम पर मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा, ठीक है, बैठा। अब देखिए, तो जब ये बैठा था इसी समय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय का जो बेटा होता है अली गौहर, ये बिहार में रहता है। अली गौहर बिहार का सूबेदार था। ये अली गौहर बिहार में ही अपने आप को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे तो शाहजहां तृतीय भी अपने आप को मुगल, भाई शाहजहां तृतीय भी, इमादुल मुल्क ने शाहजहां तृतीय को तो मुगल साम्राज्य का बना दिया था ना सम्राट, और अली गौहर भी उधर बन जाता है। तो कहा जाता है कि यह एक ऐसा पीरियड है जब दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग मुगल सम्राट होते हैं, ठीक है। एक आलमगीर द्वितीय का पुत्र होता है अली गौहर, शाह आलम द्वितीय के नाम से, और एक शाहजहां तृतीय, ठीक है। ये कई बार प्रश्न आता है कि किसके काल में दो अलग अलग या कब दो अलग अलग मुगल सम्राट थे, ठीक है। तो आप बताएंगे शाहजहां और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के बाद। अब देखिए, शाहजहां तृतीय के बाद शाह आलम द्वितीय क्या होता है, गद्दी पर बैठता, और ये 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक मुगल सम्राट रहता है, ठीक है। इसके समय बहुत सारी परिवर्तन होगा। देखिए, जो ये इमादुल मुल्क होता है ये तुरानी होता है, और फाइनली ये तो वजीर होता है ना, ये तो वजीर होता है। और इसको वजीर ऑलरेडी किसने नियुक्त किया था, अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। इसकी डर की वजह से शाह आलम द्वितीय लखनऊ आ गए होते हैं भाग के, ठीक है। अब देखिए, इधर 1761 में शाह आलम द्वितीय के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और मराठे उसमें पराजित हो जाते हैं। इसी के काल में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और आपको पता है कि मीर कासिम को अंग्रेज क्या करते हैं, गद्दी से हटा देते हैं, फिर मीर जाफर को बनाते हैं। तो जो मीर कासिम होता है वो आता है अवध, और अवध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहयोग मांगता है। जब वो शुजाउद्दौला से सहयोग मांगता है मीर कासिम, तो वो देखता है कि यहाँ पे तो मुगल सम्राट जो मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय भी हैं, ये शाह आलम द्वितीय का भी इसको साथ मिल जाता है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की एक त्रिगुट सेना बन जाती है। और इधर हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेनापति होता है उसकी अलग अलग सेना होती है, ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन हेक्टर मुनरो क्या करता है, इन तीनों को पराजित कर देता है, ठीक है। जहाँ पर प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने कूटनीति के आधार पर, छल के आधार पर जीता था, वहीं पर बक्सर का युद्ध उन्होंने वास्तविक रूप से जीता। और अब जो है, अब ये क्लियर हो गया कि भारत पर अब कोई सत्ता राज नहीं करेगी, अब अंग्रेज क्या करेंगे, वो राज करेंगे। अब शाह आलम द्वितीय को कई घटनाएं घटती हैं, और अंततः 1803 में अंग्रेज इनको क्या करते हैं, पेंशनर बना देते हैं, अपने पेंशनर, और ये अंग्रेजों के पेंशनर बन जाते हैं। तो कई बार प्रश्न आता है कि अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाले
पहले मुगल सम्राट कौन है? तो शाह आलम द्वितीय, और कब बनते हैं? 1803 में। अब शाह आलम द्वितीय का बेटा होता है अकबर द्वितीय। बहुत नाम सुना होगा अकबर द्वितीय के नाम पे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय। अब अकबर द्वितीय 1806 में ये क्या होते हैं? पहली बार अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट की नियुक्ति की जाती है, और ये कौन होते हैं? अकबर द्वितीय। यानी अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल सम्राट बनने वाले पहले मुगल सम्राट जो होते हैं वो अकबर द्वितीय होते हैं। ठीक है। अकबर द्वितीय के काल में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है। अब कहा जाता है कि अकबर द्वितीय के काल में ही जो मुगल सिक्के थे, यानी मुगल सिक्के तो चले आ रहे थे, लेकिन अकबर द्वितीय के काल में मुगल सिक्के पर क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्लियर? प्रतिबंध लगा दिया जाता है मुगल सिक्कों पर। अब अकबर द्वितीय अपने पेंशन के लिए क्या करते हैं? राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजते हैं। लेकिन 1830 में ब्रिटेन जब भेजते हैं उससे पहले ही ये राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। आपको मैं बता दूं, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। और वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आपको पता होगा कि जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन जाते हैं तो ये पहले ऐसे भारतीय हैं जो समुद्र को पार करके ब्रिटेन जाते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है राजा राम मोहन राय। ठीक है। इससे पहले भारतीयों को समुद्र में पैर रखना वर्जित था, गुनाह था। ठीक है। यही कारण था कि आपको पता होगा कि बैरकपुर की रेजिमेंट ने ही 1824 में बर्मा जाने से मना कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो समुद्र में पैर नहीं रखना चाहते थे। ठीक है। तो ये रहा अकबर द्वितीय की कहानी। अब बात करेंगे लास्ट और लिस्ट अंतिम, बहादुर शाह द्वितीय जफर। 1837 में अकबर द्वितीय के ये बेटे होते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, और 1857 के विद्रोह के समय इनका सत्ता समाप्त हो जाता है। अर्थात मुगल जो साम्राज्य होता है यह 1857 में समाप्त हो जाता है। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से स्टार्ट होता है और 1857 में यह समाप्त हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि बहादुर शाह जो जफर थे ये उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन से मुगल साम्राज्य सम्राट थे कि जो एक शायर भी थे। तो बहादुर शाह जफर। और जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये जफर के नाम पर शायरी किया करते थे, इसी कारण इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1857 के क्रांति के ये नेता थे और निकोलसन तथा हडसन द्वारा इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, और यहीं से मुगल सत्ता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। मैं कल यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है। आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।